हेलो दोस्तों, हाजिर हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण, सेंट्रल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले वही पुराना रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट ये है कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है, यानी कोई कण वृत्तीय गति करता है, तो उस कण पर एक त्वरण लगता है और इस त्वरण की दिशा सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसीलिए इसे केंद्रीय त्वरण कहते हैं या अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। नाम से ही पता है, अभि माने की ओर, केंद्र माने केंद्र। ठीक है, यानी जो केंद्र की ओर हो। तो आइए देखते हैं कि इसका मान कितना आता है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि कोई कण है जो कि एक वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, और ये जो वृत्तीय पथ है, ठीक है, ये जो वृत्तीय पथ है, मान लो कि यहाँ से ये बिंदु ए पर है किसी क्षण, ये मान लेते हैं उसका O केंद्र है, और R जो है इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, कुछ समय पश्चात ये चला जाता है बिंदु B पर, कुछ समय पश्चात ये बिंदु B पर चला जाता है। ठीक है, मान लेते हैं बिंदु A पर जो वेलोसिटी है ये v1 है, और इसी तरह से बिंदु B पर वेलोसिटी v2 हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि A से B पर जाने पर इसमें जो कोणीय विस्थापन आता है, मान लें ये कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में अब हम देखें कि जो V है और V1 है और V2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम एक समान वृत्तिगत की बात करेंगे, तो जब एक समान वृत्तिगत की बात करेंगे तो यहाँ पर जो V1 होगा, जितना V1 की वैल्यू होगी, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, उतना ही मैग्नीट्यूड V2 का भी होगा। ठीक है, यही, और मान लेते हैं इस सबका बराबर V है। ठीक है, ये V1 और V2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। दिशाएं तो देख रहे हैं आप बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ परिमाण की बात करें तो मान लेते हैं कि परिमाण सबका V है, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति है और एक समान वृत्तीय गति में परिमाण नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब अगर देखें कि V1 और V2 में कितना अंतर है, तो V1 और V2 में अगर वैसे तो नहीं अंतर दिख रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा पीछे ऐसे घुमा देंगे तो देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितना का आ जाएगा। तो यहाँ पर जो V1 और V2 में जो अंतर दिख रहा है, तो ये डेल्टा थीटा का ही आ जाएगा। कैसे आएगा तो देख सकते हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज बनेगा, OAB, मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु C ले लेते हैं, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यह स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या, तो यहाँ वाला जो कोण 90 होगा, यहाँ वाला कोण 90 होगा, तो ये टोटल चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। तो 180 तो यही दोनों हो गया, तो ये कितना होगा, तो ये वाला 180 माइनस डेल्टा थीटा होगा, इसको मिला करके। ठीक है, तो 180 होना चाहिए, तो ये डेल्टा थीटा यहाँ हो गया, तो ये 180 माइनस डेल्टा थीटा होगा, तो इसका मतलब ये वाला जो बचेगा डेल्टा थीटा होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे वेक्टर, जो हमारे यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी, V1, और यहाँ पर जो है V2। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो कोणीय विस्थापन है या जो कोण है वो कितना है, डेल्टा थीटा है। ठीक है, अब ये दोनों का जो अंतर हो जाएगा, V1 और V2 का ये अंतर बताएगा। मान लेते हैं ये जो अंतर है, ये V1 और V2 का यहाँ मान लेते हैं डेल्टा V हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वाला भी वृत्त की त्रिज्या होगा। मान लेते हैं कि इसको जो है ऐसे ले आकर के इसको यहाँ पर सटा देते हैं। अगर ये दूरी बहुत अल्प होगी तो ये जो यहाँ का मान लेते हैं, ये डेल्टा यस है, ये डेल्टा यस है। क्या है ये डेल्टा यस, थोड़ा स्पष्ट बना दें। ये जो डेल्टा यस है ये चाप है, डेल्टा यस क्या है, तो ये चाप है। ठीक है, तो ये डेल्टा यस
ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाली लाइन जो है ए बी के बराबर हो जाएगा डेल्टा एस जब छोटा होगा तो। ठीक है, तो यहाँ देखें तो एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है ओ, ठीक है, ए ओ बी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पर देखिए करना बन रहा है, तो इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए ये जो पी क्यू आर है और ए ओ बी, ये त्रिभुज पी क्यू आर और ए ओ बी, दोनों में देखिए तो दोनों की ये जो दोनों भुजाएं हैं ये समान है। इसमें भी इसकी दोनों भुजाएं, क्योंकि ये त्रिज्या ही है तो ये समान ही होगा। ठीक है, ये दोनों V1 और V2 दोनों परिमाण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी समान ही होंगी। ठीक है, ये डेल्टा थीटा यहाँ पर भी है, डेल्टा थीटा यहाँ पर भी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे, ये दोनों त्रिभुज जो होंगे ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। और जब ये समरूप त्रिभुज हैं तो जब ये दोनों समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इनकी भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती होंगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कहेंगे कि ए बी, ये वाला ए बी अपान ए ओ, ए बी अपान ए ओ की जो वैल्यू हो जाएगी, ए बी अपान ए ओ की वैल्यू इसमें ले लेते हैं सामने वाली भुजा। ठीक है, तो ये कहेंगे कि पी आर बट्टे, एक भुजा इसमें से कोई ले लें तो हम कहेंगे पी आर बट्टे पी क्यू के बराबर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना है? तो डेल्टा एस है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि ए बी की वैल्यू डेल्टा एस हो गया। और इसके बाद ए ओ की वैल्यू कितनी है? तो ए ओ की वैल्यू ये आर हो गया। इधर देखें पी क्यू की वैल्यू कितनी है? ये पी आर की वैल्यू डेल्टा भी है तो यहाँ से इसकी वैल्यू डेल्टा भी ले लिए। और ये पी क्यू की वैल्यू कितना है? तो पी क्यू की वैल्यू ये देखिए V1 चाहे V2 लें, सबका मान V के बराबर है तो V1 का मान भी यहाँ पर हम V ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डेल्टा V को किनारे कर लेते हैं। तो यहाँ से डेल्टा V को जब हम किनारे करेंगे तो डेल्टा V बराबर V को यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? V बाई आर इंटू डेल्टा एस। इसको इस साइड में करके पलट दिए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि डेल्टा टी से भाग दे देते हैं। डेल्टा टी से भाग देने पर, जब डेल्टा टी से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हम कहेंगे कि डेल्टा वी अपान डेल्टा टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? V बाई आर इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। अब क्या करते हैं? दोनों साइड हम लिमिट लगाते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का यदि हम लिमिट लगाएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो डेल्टा टी से भाग देने पर, इसके बाद यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पर इसके आगे जब डेल्टा टी 0 टेंड करे तो क्या होगा? ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा। डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ कहेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 V बाई आर इंटू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं dv अपान dt कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? तो V बाई आर को तो देखिए ये सीधे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। ये कितना बचेगा? तो हम कह सकते हैं कि बचेगा लिमिट डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। या इसी को हम आगे बढ़े तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहेंगे a, वेग परिवर्तन की दर है, ये त्वरण हो जाएगा। और यहाँ पर ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा V बाई आर। और इसको क्या कहेंगे? तो ये देखिए ये भी वेलोसिटी ही है, विस्थापन बट्टे टाइम है तो ये भी वेलोसिटी ही होगा, तो इसको हम सीधे कर सकते हैं V। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिला? तो ओवरऑल हमें मिल गया कि देखिए A इक्वल टू क्या मिल गया? तो V स्क्वायर बाई आर मिल गया। ठीक है, A बराबर क्या मिल गया?
तो ए बराबर जो है v² मिल गया, v² मिल गया। तो यही जो है अभिकेंद्र त्वरण का, यही अभिकेंद्र त्वरण है। ठीक है, क्योंकि ये त्वरण का जो परिमाण है ये तो यही रहेगा, लेकिन दिशाएं जो हैं लगातार बदलती रहती हैं। इस त्वरण का परिमाण तो इतना ही रहेगा, लेकिन दिशाएं लगातार बदलती रहती हैं। और एक बात और है कि ये जो त्वरण है ये हमेशा रेडियस के अनुदिश होता है, त्रिज्या के अनुदिश होता है, इसलिए इसका एक और नाम है और वो है त्रिज्य त्वरण। ठीक है, इसका एक नाम और है, क्या नाम है इसका? रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जानना है रेडियल एक्सीलरेशन के बारे में। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला आगे देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।